4th एपिसोड की स्टार्टिंग पास्ट के सीन से होती है, जहाँ पर हम वी की मॉम को चर्च में देखते हैं। उन्होंने दरअसल चर्च में रहने का फैसला ले लिया था। वहाँ पर मरीन और उसकी मॉम भी उससे मिलने के लिए आई हुई थी। फिर मरीन की मॉम वी की मॉम को एक न्यूज़पेपर दिखाती है और कह रही थी कि आपकी फैमिली वाले आपको ढूंढ रहे हैं। अगर आप वी को याद करती हैं तो आपको वापस चले जाना चाहिए। लेकिन वी की मॉम यहाँ पर मना कर रही थी कि मैं वापस नहीं जा सकती। और यहाँ पर रिवील होता है कि वो ऐसा क्यों कर रही थी, क्योंकि उन्हें भूलने की बीमारी लग चुकी थी। वो कह रही थी कि मैं वी को कभी भी भूल जाऊंगी तब उसे बहुत हर्ट होगा, इसीलिए मैंने उसे पहले ही दुखी कर दिया। अब नहीं चाहती कि उसे और भी ज़्यादा हर्ट हो, इसीलिए मैं उससे दूर ही सही हूँ। जिस पर मरीन की मॉम भी मान जाती है और उसने कहा था कि आप मेरे लिए बस एक फेवर कर देना कि वी को कभी पता नहीं लगना चाहिए कि मैं यहाँ पर हूँ। तो मरीन की मॉम भी मान गई थी। अब सीन प्रेजेंट में आता है। मरीन की मॉम मरीन को बाहर लाती है खींचते हुए और कह रही थी कि तो वही लड़का है ना, तुम इसे यहाँ पर लेकर क्यों आई? अगर इसे पता लग गया तो ये हमारे बारे में क्या सोचेगा और अपनी मॉम को तो कभी माफ़ ही नहीं करेगा। मरीन बोल रही थी कि मॉम उसे भला कैसे पता लगेगा, वो तो बस यहाँ पर केक बनाने के लिए आया है, आप टेंशन मत लीजिए। तो मरीन की ऐसी बातें सुनकर मरीन की मॉम रिलैक्स हो गई थी। नेक्स्ट सीन में हम मरीन और वी को किचन में देखते हैं। वी बोल रहा था कि मैंने तुम्हें केक बनाकर खिलाने के लिए कहा था, तुम तो मुझे ही काम पर लगा रही हो। मरीन बोलती है कि केक तुम्हें भी तो आना चाहिए ना बनाना, इसलिए इस काम में लग जाओ। वो दोनों केक बनाने लगे थे और अगले ही पल हम मरीन को देखते हैं जो चर्च में आई हुई थी और वहाँ पर वी की मॉम भी मौजूद थी। वो वी की मॉम से मिलने के लिए आई थी। वी की मॉम मरीन को पहचान लेती और कह रही थी कि मुझे लगा कि तुम इस हफ्ते मुझसे मिलने के लिए आओगी ही नहीं। मरीन बोलती है कि मैं काफ़ी खुश हूँ कि आपने मुझे पहचान लिया और मैं आपसे मिलने क्यों नहीं आती। मैं आपके लिए एक क्यूट सा केक लेकर आई हूँ जो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है। अब वो बाहर लेकर आ गई थी वी की मॉम को और उसे केक सर्व करती है। केक खाने के बाद वी की मॉम बोल रही थी कि ये स्पेशल क्यों है भला। तो यहाँ पर मरीन पहले थोड़ा चुप रह जाती है और फिर बता देती है क्योंकि आपके बेटे ने बनाया है। ये सुनकर वी की मॉम तो काफ़ी इमोशनल हो गई थी और कह रही थी क्या उसे पता लग गया कि मैं यहाँ पर हूँ। मरीन बोलती है कि नहीं, उसे नहीं पता। फिर वो मरीन से पूछ रही थी कि तुम वी को कैसे जानती हो और उसने मेरे लिए केक क्यों बनाया। मरीन कुछ देर चुप रहती है फिर बता ही देती है कि मैं उसकी कंपनी में काफ़ी बार अप्लाई करती थी ताकि वो मुझे जॉब पर रख ले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मैं हर बार रिजेक्ट हुई। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं आपके नाम का यूज़ करके अप्लाई करूँगी और मैंने ऐसा ही किया और लास्ट में उन्होंने मुझे रख भी लिया और मैं काफ़ी खुश थी कि मैं आपकी कुछ हेल्प कर पा रही हूँ। वी की मॉम कहती है कि वी कैसा दिखने में है, तुम मुझे उसकी फ़ोटोज़ ला कर देना, मैं अपने बेटे को हर एंगल से देखना चाहती हूँ और तुम मुझे हर वक्त खुश रखना कि मेरा वी दिखने में कैसा है, उसके आसपास वाले लोग कैसे हैं और क्या उसे कोई डिजीज़ तो नहीं। यहाँ पर मरीन बोल रही थी कि उसके आसपास वाले लोग उससे काफ़ी प्यार करते हैं और सारे अच्छे हैं, ना ही उसे कोई डिजीज़ है। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, होते हुए आपको कभी भी हर्ट नहीं होगा आंटी। अगले ही पल हम देखते हैं कि वी की मॉम की तो याददाश्त चली गई थी और वो भूल जाती है कि वो कहाँ पर है और क्या कर रही है। अचानक से बोलने लगती है कि ये केक कौन लेकर आया, मैं कौन हूँ और तुम कौन हो। अब यहाँ पर मरीन वी की मॉम को गले लगाकर बोलती है कि कुछ भी गलत नहीं हुआ है, मैं आपके लिए बुरी नहीं हूँ, मैं आपके लिए केक लेकर आई हूँ जो कि काफ़ी टेस्टी है, आप इसे अच्छे से खा सकती हैं। वहीं घर की तरफ देखते हैं जहाँ पर आंट नोए पहुँची हुई थी और वो मरीन की ग्रैंड माँ से बात कर रही थी और बोल रही थी कि मुझे कुछ ब्राउनीज अर्जेंट चाहिए और ट्यूसडे को मुझे काफ़ी सारे ब्राउनीज के ऑर्डर चाहिए। तभी मरीन पहुँचती है और बोल रही थी कि ये तो इम्पॉसिबल जैसा है, लेकिन आंट ने उसे सुनाने लगती है और उसकी ग्रैंड माँ भी उसे बोल रही थी कि कस्टमर को ऐसे मना नहीं करना चाहिए। वहाँ पर उसकी ग्रैंड माँ मान जाती है। फिर मरीन बोल रही थी कि मुझे तो रात भर उठकर ये काम करना होगा। आंट नोई बोलती है कि तुम्हें इससे कोई दिक्कत है क्या, लेकिन ग्रैंड माँ मान गई थी। तो मरीन को ब्राउनी बनाने के लिए जाना पड़ता है और आंट नोई ग्रैंड माँ से पूछ रही थी कि इसकी जॉब लग गई है ना, कंपनी का नाम क्या है। ग्रैंड माँ बोलती है कि अभी तो मुझे याद था लेकिन मैं भूल गई, तो मैं तुम्हें बता दूंगी। तो आंट नोई बोलती है कि ठीक है। फिर वो बाहर को जाने लगी थी और मरीन ब्राउनीज लेकर आ जाती है। तो वो बताती है कि ट्यूसडे तक मुझे और ब्राउनीज चाहिए। यहाँ पर मरीन तो मना करती है लेकिन उसकी दादी माँ बोलती है कि तुम्हें करना ही होगा। तो आंट नोई भी उसे कुछ बातें सुनाकर यहाँ से चली गई थी। जब वो जा रही थी पीछे से मरीन गुस्सा करती है कि ये क्या तरीका हुआ भला। सीन शिफ्ट करते हैं यूनिकॉर्न कंपनी की तरफ जहाँ पर एक मीटिंग बैठी हुई थी और वहाँ पर कैनन की मॉम, कैनन, मरीन, वी और बाकी कलीग्स भी बैठे थे। उनकी मीटिंग दरअसल वी के ग्रैंडफादर के साथ थी। वहाँ पर वो पूछ रहे थे कि इन्वेस्टर कौन है। यहाँ पर कैनन की मॉम को मौका मिल जाता है बोलने का और वो बोलती है कि इन्वेस्टर तो भाग गया और इसका रीज़न वी के असिस्टेंट है। ग्रैंडपा गुस्सा करते हैं कि वहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट काम था, तुम अपने असिस्टेंट को लेकर क्यों गए और किसने परमिशन दी इसे जाने के लिए। तो ये जवाब देता है कि इसे मैं लेकर गया था, मुझे लगा ये काम संभाल लेगी, लेकिन नेक्स्ट टाइम से ऐसा कोई भी गलती नहीं होगी। तो ग्रैंडपा भी मान जाते हैं। यहाँ पर कैनन की मॉम बोलती है कि आप हर वक्त वी का साथ क्यों देते हैं, मेरा बेटा भी काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है।
तो मैं चाहती हूँ कि जो भी पहले इन्वेस्टर ला कर देगा हम उसी का इन्वेस्टर को एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पर बाकी कलीग्स भी मान जाते हैं और ग्रैंडपा भी मान गए थे कि ठीक है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इन्वेस्टर कौन ला रहा है, हमारी कंपनी को बस प्रॉफिट होना चाहिए। इतना कहकर वो मीटिंग को ख़त्म करते हैं। और जब सभी बाहर जा रहे थे तो कैनोन की मोम कैनोन से कहती है कि मेरे पास एक अच्छे इन्वेस्टर है। कैनोन बोल रहा था कि मोम, मैं अपना काम खुद कर लूँगा। यहाँ पर वो मौका देखकर बोलती है कि वी की मोम तो उसे छोड़कर भाग गई, लेकिन तुम्हारी मोम अभी जिंदा है, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प करके रहूँगी। अभी इस बात से काफ़ी गुस्सा हो जाता है और यहाँ से चला गया था। जब मरीन यहाँ से जाने लगती है तो कैनोन की मोम की नज़र उसके आईडी पर पड़ जाती है और देखती है इसका नाम तो निरंपम है। दरअसल मरीन ने अपना नाम कंपनी में निरंपम बताया था और अपना निकनेम मरीन। यहाँ पर वो उसे रोक कर पूछती है कि तुम्हारा नाम ये है, ये तुम्हारा नाम कैसे हो सकता है। यहाँ पर मरीन चुप कर जाती है। पीछे से कैनोन बोलता है कि मोम, उसे जाने दीजिए, उसे इन्वेस्टर ढूंढना होगा, उसे काम है। तो अब कैनोन की मोम भी उसे जाने देती है और कैनोन से कह रही थी कि ये काफ़ी अजीब नहीं है, मुझे तो आज तक इस नाम की कोई भी लड़की नहीं मिली, भला ये कहाँ से आ गई, तुमने इसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकाली थी। कैनोन बोल रहा था कि मोम, ये सिर्फ एक असिस्टेंट ही तो है, आप इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो। वो बोल रही थी कि तुम्हें एटलीस्ट इसके बारे में इन्फॉर्मेशन तो निकालनी चाहिए थी ना, तुमने इसे बहुत हल्के में लिया। यहाँ पर फिर उसे भी डाउट होने लगता है कि मरीन ने उसे लास्ट टाइम बताया था कि ये नाम मेरी मोम की फ्रेंड का है, इसलिए उन्होंने मेरा नाम भी यही रख दिया। अब हम वी को उसके कैबिन में देखते हैं जहाँ पर मरीन भी पहुँच गई थी और वी से बोलती है क्या आप ठीक हो बॉस। मरीन बोलती है कि ये सब मेरे कारण हुआ है, मुझे ढंग से काम करना चाहिए था। वी बोल रहा था कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, आंट मेरे बारे में हर कुछ बोलती रहती है, वो मुझे हर्ट करने के लिए कभी भी कुछ भी कह देती है, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। अगर तुम ये गलती ना भी करती ना तब भी वो कुछ ना कुछ सोच ही लेती मुझे हर्ट करने के लिए। तो मरीन बोलती है कि मेरे ख्याल से आपको कुछ दिन के लिए ऑफिस से ऑफ ले लेना चाहिए। ये सुनकर वी भी खुश हो जाता है कि इस बार मैं पार्क में नहीं जाऊंगा, इस बार हम दोनों कहीं और जाएंगे अपने इन्वेस्टर को ढूंढने के लिए। वो मरीन का हाथ पकड़कर वहां से ले जाने वाला था, तभी कैनोन कैबिन में आ जाता है और उन दोनों को ऐसे देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो वी से बोल रहा था कि मोम की बात का बुरा मत मानना, बाकी मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि तुम अपने काम को अच्छे से करना, क्योंकि तुम्हारे सामने मैं हूँ। यहाँ पर वी बोलता है कि मैं अपने काम को अच्छे से करूँगा और तुम्हें अच्छे से कम्पीट करूँगा। यहाँ पर उससे हाथ मिलाता है और फिर कैनोन बोल रहा था कि तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए कि एक असिस्टेंट और एक बॉस में कितना डिफरेंस होता है। तो वे हंसते हुए बोलता है कि तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम अपसेट हो गए हो। तो कैनोन बोल रहा है ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अपना काम अच्छे से करना। इसके बाद भी यहाँ से चला जाता है मरीन को लेकर। वो दोनों एक प्लेग्राउंड टाइप गार्डन में आ गए थे, जहाँ पर भी मरीन को एक इन्वेस्टर के बारे में बताता है कि मिस्टर चोय है, वो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर देंगे, लेकिन मैं उनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता। इनफैक्ट उनके बारे में तो कोई भी कुछ नहीं जानता, सिर्फ इसके अलावा कि वो नेचर से प्यार करते हैं, इसीलिए तो मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ। ना ही वो कोई सोशल मीडिया पे एक्टिव है, ना ही किसी से मिलते हैं और ना ही किसी को ये पता है कि उनका घर कहाँ पर है। मरीन बोल रही थी कि फिर हम उन्हें ढूंढेंगे कैसे। वो बोलता है कि ये तो बहुत ही मुश्किल है, चलो हम उन्हें यहीं कहीं देखते हैं। वो जैसे ही आगे को बढ़ने लगे थे, कुछ लोग भागकर एक जगह पर जा रहे थे और कह रहे थे कि चेस मैच स्टार्ट होने वाला है। वो भी उसके पीछे जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर एक आदमी चेस खेल रहा है और वहाँ पर मैच स्टार्ट ही होने वाला था। तभी वी को उसके हाथ पर एक टैटू दिखता है और उस आदमी का नाम भी चॉय था। वो बोलता है कि यही है मिस्टर चॉय और वो काफ़ी कॉन्फिडेंट बोल रहा था, जिस पर मरीन बोलती है कि चलो शुक्र मिल गए। तो वी उनसे बात करने की ट्राई करता है। मैच खत्म होने के बाद सेकंड मैच स्टार्ट होने वाला था और सेकंड कंटेस्टेंट और कोई नहीं वी था। वी वहाँ बैठ जाता है और वो बोल रहे थे कि मैं तुम्हारे लिए वो काम नहीं कर सकता जिसके लिए तुम यहाँ पर आए हो। वोट कर जाने लगते हैं तो वी बोलता है कि आपको मेरी बात सुननी चाहिए, लेकिन वो तो वी की बात सुन ही नहीं रहे थे। वी बोलता है कि आपको यह काम करना ही होगा। वो वहाँ से इग्नोर करके चले गए थे। कुछ दूर जाकर वी उनका पीछा करता है और हम देखते हैं कि वो तो कुछ स्टंट टाइप करने लग जाते हैं, कुंफू टाइप, जिसे देखकर वी भी उन्हें इम्प्रेस करने में लग जाता है और पीछे उनको ही कॉपी कर रहा था। उनसे बात करने की पूरी कोशिश करता है। वहीं हम मिस नाइन को देखते हैं जो गाड़ी चला रही थी और उसे कॉल आती है कैनोन की, जो बोल रहा था क्या तुम फ्री हो। वो बोलती है कि हाँ फिलहाल तो मैं फ्री हूँ। तो बोलता है कि मुझसे मिलने के लिए आओ। तो नाइन उससे मिलने के लिए चाहती है और पूछ रही थी कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया। कैनोन बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी इन्वेस्टर बन जाओ। तो बोलती है कि भला मैं तुम्हारी इन्वेस्टर क्यों बनूंगी, मेरे पास पैसों की कोई कमी ही नहीं है। वो बोलता है कि हाँ पैसों की कमी भले ही ना हो, लेकिन तुम्हारे पास वी के टाइम की कमी है, तुम्हें वी का टाइम चाहिए, मैं जानता हूँ, इसलिए अगर तुम मेरी इन्वेस्टर बनोगी तो तुम्हें वी का टाइम भी मिल जाएगा। मैं बोल रही थी कि तुम कहने को वी के कज़न हो, लेकिन कभी कभार तुम सिर्फ अपने मतलब का सोचते हो। यहाँ पर वो बोल रहा था कि जो तुमने सेकंड टाइम कहा ना, बिल्कुल सच कहा। जब मुझे काम होता है तो सिर्फ मैं अपने फ़ायदा सोचता हूँ, मुझे अपनी कंपनी जो खोलनी है। हम फिर से वी को देखते हैं
थक हार बैठ गया था और मरीन उस पर हंस रही थी कि बॉस आखिरकार आप थक ही गए। तभी वहाँ पर अंकल नोए आ जाते हैं और उनसे बोल रहे थे कि मेरे को तुमने काफ़ी इम्प्रेस किया, चलो मैं तुम्हारी इंश्योरेंस लेने के लिए तैयार हूँ। वी बोलता है इंश्योरेंस? हम इंश्योरेंस वाले नहीं हैं। तो बोल रहे थे कि जो तुम काम बोल रहे हो वो इंश्योरेंस जैसा ही तो है, जल्दी बताओ, मैं किसी की बात नहीं मानता, तुम्हारी ही माना हूँ सिर्फ। यहाँ पर फिर भी डायरेक्ट पूछता है कि आपका नाम बिग नोए नहीं है? वो साफ मना कर रहे थे कि नहीं, मेरा नाम तो ये है। यहाँ पर भी समझ गया था कि हमने किसी गलत इंसान को पकड़ लिया है और सदमे में जाकर वो अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। मरीन उस नॉय से माफ़ी मांगती है और गाड़ी में चली गई थी। फिर हम वी को गाड़ी में देखते हैं जो अपने पास्ट के सीन को याद करता है कि कैसे उसके ग्रैंडपा ने अंकल नोए से उसको मिलवाया था और दूर से बोल रहे थे कि ये काफ़ी अच्छे इन्वेस्टर हैं, तुम्हें इनकी शक्ल कभी नहीं भूलनी है। लेकिन वी बोलता है कि ग्रैंडपा आप भूल गए कि मैं शक्ल तो याद कर ही नहीं सकता क्योंकि मैं तो देख ही नहीं पा रहा हूँ कि उनकी शक्ल है कैसी। इतना कहकर वो वहाँ से भाग जाता है और सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर वी यही बातें सोचकर काफ़ी सैड हो रहा था। तभी मरीन भी गाड़ी में आ जाती है और बता रही थी कि बिग नोए जैसे शख्स इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, ऐसा मेरी सहेली ने मुझे बताया है। लेकिन वी बोलता है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं बचा है कि हम किसी को ढूंढें, हमें कोई प्राइवेट इन्वेस्टर लेना होगा। तभी हम कैनोन की मॉम को देखते हैं जो कैनोन से बात करते हुए कह रही थी कि मुझे कैसे भी करके उस लड़की की इन्फॉर्मेशन को निकलवाना होगा। पता लगाना चाहती हूँ कि आखिरकार वी की मॉम गई तो गई कहाँ और आज वो रह कहाँ पर रही है। मैं इसके बारे में जल्दी ही निकलवा लूंगी। सीन कट होता है और हम मरीन को देखते हैं जो आंट नोए के घर के बाहर आ गई थी उनके ब्राउनीज के साथ। वो आंट नोए को आवाज़ लगाती है। आंट नोए अंदर से बाहर आई थी और काफ़ी सूट बूट में तैयार होकर कहीं जा रही थी और कहती है कि मुझे तो लगा था कि तुम नहीं आओगी। लेकिन तभी आंट नोए की गाड़ी वहाँ पर आती है और मरीन को कह रही थी कि जल्दी से सारी ब्राउनीज मेरी गाड़ी में डाल दो और अपने आदमी को कहती है कि ये कम शुगर वाली ब्राउनीज है, तुम्हें इसे जल्दी हेल्थ केयर में पहुँचाना होगा और मेक श्योर करना कि सभी ये ब्राउनीज खा लें। वहाँ पर आंट नोए का आदमी उन्हें बिग नोए कहकर बुला रहा था और यहाँ हमें पता लगता है कि असली बिग नोए तो वो आंट है, मतलब कि वो एक औरत थी। यहाँ पर मरीन को समझ आता है कि ये तो आंट नोए है, मतलब यही बिग नोए है। ये सोचकर वो काफ़ी हैरान हो जाती है और गाड़ी के पीछे भागने लगी थी। कुछ दूर जाकर गाड़ी रुकती है और आंट नोए हमें दिखाई जाती है पास के सीन में जहाँ पर एक क्लियर हो गया था कि ग्रैंडपा तो आंट नोए से ही बात कर रही थी। गाड़ी रोककर आंट नोए मरीन से बोल रही थी कि तुम मुझे परेशान कर रही हो। मरीन बताती है कि मेरे बॉस को आप जैसे इन्वेस्टर की ज़रूरत है, आपको उनकी कंपनी में इन्वेस्ट करना होगा। लेकिन आंट नोए बोलती है कि मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है। वो गाड़ी चलाकर चली गई थी लेकिन पीछे से मरीन अभी भी गाड़ी के पीछे भागती है और जाते जाते उन्हें बोल रही थी कि हमारी कंपनी का ये थीम है और हम हेल्थ केयर के बारे में ही बात करने वाले हैं। ये बातें सुनकर वो अपनी गाड़ी को रोक लेती है और मरीन से कह रही थी कि अपने बॉस से कहना कि मैं कल उनसे मिलने के लिए आऊँगी। ये सुनकर मरीन तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और इसके बाद वो वी को भी ये बातें बताती है। वी तो हैरान हो गया था, क्या तुमने सच में बिग नोए को ढूंढ लिया? मरीन बोलती है कि हाँ। वो बोल रहा था कि अब तो हमें काफ़ी अच्छे से काम करना होगा, इसलिए तुम यहीं पर सो जाना। मरीन हैरान होती है कि ये क्या बोल रहा है। तो वी बोलता है कि तुम्हें अब काफ़ी काम होगा ना, इसलिए रात को लेट नाइट काम करके तुम यहीं पर सो जाना, ये कह रहा हूँ। जिस पर मरीन भी हंसने लग जाती है। फिर वो बोलता है कि हमें अब अच्छे से काम करना होगा और तुम भूल रही हो कि तुम्हें मेरे लिए हॉट कॉफ़ी बनाकर लानी है। मरीन हॉट कॉफ़ी बनाने के लिए जाती है और वहाँ पर खुद से ही बात करते हुए कह रही थी कि आखिरकार मैंने वी की हेल्प करी दी और वो मुझे कभी नहीं डांटेगा। बिग नोए से अच्छा इन्वेस्टर तो कोई हो ही नहीं सकता। ये बातें कैनोन भी सुन लेता है और बोल रहा था क्या वो इस दुनिया में एग्जिस्ट भी करती थी। और इसी के साथ हमारा 4th एपिसोड भी खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।